सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूं कि अब की बार का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो फ्रंट है वो देखने में कैसा लग रहा है। हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सर्वे आज प्रस्तुत किया गया है, तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो अब की बार काफी रंगीला टाइप का इकोनॉमिक सर्वे का जो फ्रंट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक हेल्थ क्या रिस्क वगैरह रहे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीजें। और ये सारी चीजें किसके ऊपर खड़ी हुई है? कोविड 19। यानी कोविड 19 ने काफी ह्यूज इंपैक्ट डाला है हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था पर, तो उसी को अब की बार का जो ये फ्रंट है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे 2021 और वॉल्यूम फर्स्ट है। 2021 क्यों लिखा हुआ है यहां पर? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हमेशा लास्ट ईयर का होता है, यानी कि जो अब तक हम लोगों ने किया है उसका लेखा जोखा होता है इकोनॉमिक सर्वे। अब बजट आएगा आगे, वो क्या होगा? बजट होगा जो आगे आने वाले साल में हम लोग खर्च करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे है जो अब तक हम लोग काम निपटा चुके हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हमारा पास्ट होता है और बजट जो होता है वो फ्यूचर होता है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसको सीक्रेसी में हम लोग नहीं रखते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये सबको पता है पास्ट में क्या था, दुनिया भर के तो मैंने आप लोगों को द हिंदू में लेक्चर पढ़ाए जिसमें सारी चीजें यहां पर आके आधे से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इकोनॉमिक सर्वे जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसको सीक्रेट नहीं रखा जाता है, पर बजट सीक्रेट रहता है जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, क्योंकि वो आगे आने वाला जो पूरा साल है उसका लेखा जोखा वो आप लोगों को बताता है। तो ये अब की बार काफी रंगीन मिजाज का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया। वैसे तो लोग जो है आप लोगों को पता है काफी ज्यादा झेल रहे थे कोविड 19 से, तो उसी के चलते कि क्या क्या यहां पर इकोनॉमिक हेल्थ लाइव या फिर रिस्क, या फिर बात करें तो यहां पर जो बात की जा रही है रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत, वैक्सीन और अपॉर्चुनिटी, तो ये इस तरीके से जो सारी चीजें खड़ी हैं तो कोविड 19 के सर पर खड़ी हैं, तो इनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में प्रस्तुत किया जाता है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो प्रस्तुत किया जाता है हमारी कंट्री में, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो इसका ये नॉर्थ ब्लॉक में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दिल्ली में जाकर इसकी बिल्डिंग देखेंगे तो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर आप लोगों को इसकी बिल्डिंग नजर आएगी। तो ये इकोनॉमिक सर्वे हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया गया है आज। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं यहां पर जिनसे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे शक्तिमान ने बोलता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो उसी तरीके से कुछ बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर यही है, एक रंगीन पेन ले लेते हैं थोड़ा सा सबसे पहले तो बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। तो यहां पर जो पार्लियामेंट में एवरी ईयर ये क्या होता है, हमारी कंट्री में जो बजट आता है उसके पहले आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलता है। जो फर्स्ट जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जैसे आप लोगों को याद होगा ना, संविधान जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर साहब, तो उनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था ताकि आगे फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। तो जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो होते हैं वो तैयार करते हैं। फिर आगे चलकर इसको आगे जो इसको चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं हो गई, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उसी के साथ में सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वो इसमें गलती कमियां खामियां उसको चेक करते हैं, और फिर जब इसमें ठप्पा लगाया जाता है फाइनल वर्जन पर तो वो लगाते हैं यहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइड से। और ये जो डेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें जो भी डेटा दुनिया भर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को ओवरव्यू भी दूंगा लेक्चर के आगे। तो ये जो तैयार किया जाता है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। रुकिए थोड़ा सा, जल्दबाजी नहीं, ये पहले इसको सीएसओ बोलते थे, आज के डेट में इसका नाम चेंज हो गया है। अब यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एनएसओ बोलते हैं, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि पहले जो सीएसओ था, एक तो सीएसओ था जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एक था एनएसएसओ जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो उन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो सीएसओ और इसी के साथ में जो एनएसएसओ को मर्ज करने के बाद में एक नया ऑफिस निकल के आज के डेट में जिसको बोलते हैं एनएसओ। इसको क्या बोलते हैं? एनएसओ। मतलब क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आज की डेट में जो सारा डेटा जो प्रस्तुत करता है वो ये वाला जो ऑफिस है प्रस्तुत करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। मोटी मोटी भाषा में बोलो तो भाई साहब इन दोनों को मिलाकर एक नया ऑफिस बना दिया गया, ये अब ये काम करता है, काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड से। आप लोगों को ये बताना है कि जो ये पार्लियामेंट में रखा जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है। आज की डेट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? चलिए ये आप लोग बताइए। ये तो पता ही होगा यार, हद हो गई अगर ये नहीं पता है तो। ठीक है, आगे बात करूं तो अगर बात करें इंडिया का जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रेजेंट किया गया था 1950-51 में। याद रखना पहला जो इकोनॉमिक सर्वे हमारी कंट्री का इस टाइम प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ में ये जो प्रस्तुत किया जाता था हमारी कंट्री में, तो बजट के साथ में इसको सर्कुलेट किया जाता था, यानी कि जैसे बजट का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाएगा
तो 1964 से पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक साथ में प्रस्तुत करते थे, पर लेकिन ऑनवर्ड 1964 से हम लोग क्या करने लगे, इसको डीलिंक कर दिया, यानी कि पहले आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर देंगे और फिर बाद में बजट आएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, पहले हिस्ट्री समझिए ना, हिस्ट्री क्या है, तभी तो आप लोग फ्यूचर समझ पाएंगे कि आगे कैसे चलना है। पहले बताया जाता था कि पहले साल में क्या हुआ है और उसके बाद में आप लोग समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि जो आगे होने वाली है चीजें वो एक तरीके से पुराने साल के ऊपर ही रखी हुई हैं कि पुराने साल में क्या कर्म किए हैं। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में रिजल्ट वही आएगा आप लोग का जो भी आप लोगों ने जो कर्म किए हैं पिछले एक साल में। अगर कर्म अच्छे हैं तो बजट अच्छा आएगा, अगर कर्म अच्छे नहीं है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे अच्छा नहीं है तो बजट भी खराब आने वाला है, यानी कि रिजल्ट भी खराब आने वाला है। तो आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे डिसाइड करेगा कि आप लोग का बजट कैसा होगा, यानी कि आप लोग का जो एक साल एक जो लेखा जोखा है वो तैयार करेगा कि रिजल्ट कैसा होगा। अगर बात करें तो ये एक एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के अंदर जो होता है एक साल के अंदर उसको बताता है। ये फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है। ये बेसिकली पास्ट के जो 12 मंथ है उनकी समरी आप लोग बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी हाइलाइट्स जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो यहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों सेशन है उसमें ये बेसिकली रखा जाता है, दोनों हाउस में बेसिकली रखा जाता है बजट सेशन के ड्यूरेशन में। तो ये आज आप लोगों को देखने को मिला जो कि हमारी कंट्री में 29 जनवरी को रखा गया 2020-21 के लिए, जो अभी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर का ही रखा गया, फिलहाल 2021 का जो प्रस्तुत किया गया है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका ओवरव्यू लेंगे, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, पेशेंस बना के रखना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आगे एक बात और आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से न्यूज़पेपर छपता है, तो न्यूज़पेपर जो होता है वो आप लोगों के लिए नहीं छपता है कि आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा न्यूज़पेपर में, आप लोगों का तैयार करके देते हैं, नहीं, वो ऐसे बनाया जाता है कि कॉमन जनता को पता चले कि क्या चल रहा है देश के अंदर। आप लोगों को अपने काम की चीजें न्यूज़पेपर में से निकालनी होती है। सेम फंडा इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। आप लोगों के काम की क्या क्या चीजें हैं वो आप लोगों को इसके अंदर से निकालनी है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट आप लोगों को बैठ के रटना है उसके अंदर से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो काम की चीजें हैं आप लोगों की, उनके ऊपर आप लोगों को फोकस देना है। कहां से आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को इसका ओवरव्यू लेके चलना है। तो यानी कि एक तरीके से बैठ के रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। और अगर जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये वो चीजें हैं जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए, तो अगर न्यूज़पेपर भी आप लोगों ने पढ़ा है तो एक ओवरव्यू तो आप लोगों को पता ही है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी साल से न्यूज़पेपर आप लोग सुनते आ रहे हैं और वही इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ओके, बाकी बाद में कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये इकोनॉमिक सर्वे कहां से हम लोग को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग को ई बुक यानी कि पीडीएफ की फॉर्म में आप लोग इसको ले सकते हैं, या तो आप लोग यहां से जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ में कनेक्ट हैं, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, उसके नीचे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो दोनों वॉल्यूम हिंदी के और दोनों वॉल्यूम इंग्लिश के वहां पर पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिए, तो आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी पीडीएफ फॉर्म आप लोग को मिल जाएगी। तो यहां पर जो ये इसका ऑनलाइन जो अभी आप लोगों को लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना है, इसका बेसिकली एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं जो इनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है एक हाईलाइट की फॉर्म में। तो ये होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कृष्णन सुब्रमण्यन है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, हमारी कंट्री के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वह कृष्णन सुब्रमण्यन, ठीक है। तो ये है इनके द्वारा, ये अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक लेक्चर भी आप लोगों ने सुना होगा। तो काफी कुछ चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो आइए हाईलाइट्स वगैरह देख लेते हैं इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे की। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो वायरल चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो लोगों के द्वारा यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया, वो है हमारी कंट्री का जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसको जीडीपी आप लोग बोलते हैं। हमारी कंट्री की जो जीडीपी थी 2017-18 में 7% थी, 18-19 में 6.1% थी, 19-20 में 4.2% थी, 20-21 में यानी कि जो साल अभी ये जा रहा है इसमें -7.7% बोला जा रहा है कि हमारी ग्रोथ रहने वाली है। बोला जा रहा है, क्यों बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी 2 महीने और बचे हुए हैं, यानी कि फरवरी और मार्च। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा हमारी कंट्री में, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं। पर लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो कुछ ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन लगा दी है। 2020-21 का जो प्रोजेक्शन यहां पर चल रहा है 21-22 के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो उसके लिए लगाया गया कि 11% का हमारी कंट्री का ग्रोथ रहने वाला है। तो ये जो 11% का जो ग्रोथ है ये एक एस्टिमेशन ग्रोथ है कि ये हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम बस निकला पड़ा है, पर फिर आगे चलकर आप लोग आलस में आते हैं, कभी शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी पढ़ नहीं रहे हैं, कभी मौज मस्ती चल रही है, तो फिर वो जो है आप लोग की एक्सपेक्टेशन डाउन होती चली जाती है। तो वो चीजें यहाँ पर स्टार्टिंग में टारगेट है कि आईएएस बनेंगे, और बाद में फिर कई सारी चीजें लाइफ में प्रॉब्लम आती है,
तो फिर टारगेट से विचलित होने लगते हैं। तो ये अभी फिलहाल का टारगेट है इनका आईएएस बनने का, यानी कि 11% का ग्रोथ चाहिए पूरा। अब देखने वाली बात होगी कैसे कैसे ये ग्रोथ मिलने वाला है। ये एक स्लाइड है जिसमें कई सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। ये कई बार आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन इस स्लाइड से ही बन जाते हैं, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों से मैंने बात की यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में, तो जीडीपी जो ग्रोथ है यहां पर ये बोला जा रहा है 11% रहने वाली है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर फिस्कल डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है कमी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया, यानी कि जब जो है खर्चा रुपया हो गया और आमदनी कमाई जो है वो अठन्नी है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अठन्नी हम लोग डेफिसिट में चलेंगे। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है। तो जो डेफिसिट अभी यहां पर बोला जा रहा है 20-21 के लिए ये 3.5 यहां पर इनका एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो बाकी का आगे अभी पता चलेगा आप लोगों को। बाकी यहां पर अगर बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन जो है सीपीआई अगर बात करिए आप लोग यहां पर जो और डब्ल्यूपीआई है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो यहां पर नेगेटिव में पहुंचता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। और ये सीपीआई जो है यहां पर आप लोगों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये 6.6 देखने को मिल रहा है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से बात करूं हमारी कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको एमपीसी आप लोग बोलते हैं, तो उसका टारगेट क्या दे रखा है? उसका टारगेट दे रखा है कि आप लोगों को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो कंट्रोल करनी है 4+-2, यानी कि 4+-2 के बीच में आप लोगों को रखनी है। यानी कि बोला जाए तो 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। पर लेकिन 6 की कैटेगरी से इन्फ्लेशन जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा बाहर नजर आएगा, तो 6.6 के करीब यहां पर इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है काफी इंपोर्टेंट जो कि आप लोग याद यहां पर रख सकते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग यहां पर देखते हैं जो बात की जा रही है करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में, जिसको सीएबी आप लोग बोल सकते हैं। तो करंट अकाउंट बैलेंस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। बोला जा रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो है ये 3.1 के करीब यहां पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। करंट अकाउंट बैलेंस होता क्या है? बेसिकली कंट्री का जो करंट अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है बेसिकली जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो भी दोनों चीजों में गुड्स और सर्विस के अंदर, और उसी के साथ में जो इंटरनल ट्रांसफर होता है, जो इंटरनेशनल ट्रांसफर होता है कैपिटल का, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली, जिसको हम लोग करंट अकाउंट बैलेंस बोलते हैं। तो ये अब की बार का जो यहां पर बोला गया है ये रहने वाला है 3.1%। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग बोल सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है, यानी कि आज के डेट में हमारी कंट्री में अगर आप लोग बोले फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो वो सबसे हाईएस्ट फिलहाल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नॉर्मली पहले ये लगभग आप लोग 17-18 में अगर बात करें 424 के करीब में हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में बढ़कर 586 हो गया है। आप लोगों को पता होगा जब हमारी कंट्री में एक टाइम ऐसा आया था कि हमको अपनी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला फंडा लाना पड़ा था, यानी कि अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ा था। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व है वो भी काफी कम रह गया था। हमारे पास में कुछ भी पैसा नहीं था कि हम लोग ऑयल वगैरह भी प्रॉपर में खरीद सके। पर लेकिन आज की डेट में ये फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा होता है वो दिखाता है कि कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो एक सही डायरेक्शन में चल रही है। तो ये बोला गया कि यहां पर हमारी कंट्री का ये 586 जो यूएस बिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा नंबर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है जितना अच्छा रहेगा उतना ही आराम से हम लोग जो बेसिकली मेन कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है करेंसी का, उसको भी अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप लोगों के पास में अच्छा है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग वाले सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि 3.4 के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ग्रोथ। ठीक है, तो यहां पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया था जो कि अपने पैरों पर खड़ा रहा, बाकी सारे सेक्टर जो है वो मूंधे मुंह पड़े आकर। तो यहां पर एग्रीकल्चर जो है वो फिर भी जान बचा के रखे हुए था इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर भी। अगर बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो आप लोगों को पता है काफी ज्यादा बुरी हालत आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये नेगेटिव में चला गया, यानी कि -9.6 यहां पर बोला गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इसके बारे में भी। सर्विस के बारे में बात करें, सर्विस क्या होती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या फिर मैं टीचर, इस तरीके से आप लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर है वो भी नेगेटिव में चला गया, क्योंकि कंप्लीटली लॉकडाउन कंट्री के अंदर चल रहा था। तो ये भी काफी लो लेवल पर आज के में चल रहा है, और प्रॉपर सर्विस जो है वो अब तक हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से उनको प्रॉपर प्रेजेंट नहीं किया गया। तो इसलिए आज तक भी आप लोगों को यहां पर ये इस साल का जो है इनके जो साल खत्म होने वाला है ये नेगेटिव एस्टिमेशन आप लोगों के सामने है। तो ये एक ओवरव्यू है यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर ये वो पॉइंट है जिनको आप लोग अगर आंसर राइटिंग भी करना चाह रहे हैं वहां पर भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूं, जैसे कि इसके अंदर चैप्टर आप लोग देखते हैं, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को 1 से लेकर अगर आप लोग इसको आगे देखेंगे तो टोटल मिलाकर आप लोग यहां पर चैप्टर नंबर 1 ये सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड की बात की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 ने जैसा माहौल बना दिया है तो उसके चलते हमारी कंट्री की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हुई, हमारी कंट्री की ऑल ओवर वर्ल्ड में सिचुएशन खराब हुई। तो इसीलिए यहां पर जो इकोनॉमिक सर्वे जो अब की बार का प्रस्तुत किया गया है, अगर आप लोगों से पूछे किसको डेडिकेट किया गया है,
तो इस कोविड 19 के टाइम पर भी जो अपने घरों को छोड़कर लोगों की सेवा कर रहे थे उनको आप लोग कोविड वॉरियर बोलते हैं। तो जो कोविड वॉरियर यानी कि हमारे जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गई, या हमारे जो भी पुलिस पर्सन हो गए, या फिर जो भी उस टाइम पर कोविड 19 के टाइम पर काम कर रहे थे, जिनको कोविड वॉरियर यानी कि कोविड योद्धा आप लोग बोलते हैं, जिनके द्वारा इसे टैकल करने में हेल्प की गई, तो उनको ये डेडिकेटेड अब की बार किया गया है। और पूरा जो फोकस है यहां पर ये शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन को चलते ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि किस तरीके से हम लोगों की लाइफ बचा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जान है तो जहान है। तो लाइफ बचाने के साथ साथ में जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको भी वी सेव रिकवरी आप लोगों को यहां पर देनी है, ताकि सिचुएशन को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके। तो ये बेसिक फोकस यहां पर देखने को मिला, यानी कि पहला जो चैप्टर है यहां पर ये कैसे कैसे लाइफ को सेव किया जा रहा है और उसके बेस पर कैसे चीजें चल रही है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में, अगर मैं आप लोगों से ग्रोथ के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो अब की बार -7.5 था ये Q2 में, और Q3 में था ये -23.9%। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में पहुंच गया था और इसको टेक्निकल रिसेशन बोला गया। टेक्निकल रिसेशन कब बोलते हैं? टेक्निकल रिसेशन जब बोलते हैं जब दो कॉन्टिन्यूअस, अगर आप लोग बात करें जो दो कॉन्टिन्यूअस टाइम पर, अगर कैसे चल रही है टेक्निकल रिसेशन तब बोलते हैं जब कंटीन्यूअस 2 टाइम आप लोगों को यहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले, तो उसे टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। तो दो ग्रोथ जो दो क्वार्टर जो थे, क्वार्टर यानी कि 3-3 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन था, तो 3 महीना ये 3 महीना है, तो 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन था, तो उसमें 2 क्वार्टर में लगातार नेगेटिव ग्रोथ रहा, जिसकी वजह से टेक्निकल रिसेशन भी आप लोगों को हमारी कंट्री का देखने को मिला। डिमांड एंड सप्लाई जो थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। तो ये सारी बातें आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई, जो हमारी कंट्री में जो ग्रोथ जो रहने वाला है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये 11% ग्रोथ बोला गया है। जो ग्रोथ 11% यहां पर बोला गया है ये है रियल जीडीपी ग्रोथ, और बाकी का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी कंट्री में रहने वाला है, तो वो बोला गया 15.4%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि जो इन्फ्लेशन को अगर सेट कर दिया जाए वो रियल जीडीपी ग्रोथ होता है, पर लेकिन जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड रहता है, यानी कि महंगाई भी इंक्लूड होती है, उसको नॉमिनल आप लोग ग्रोथ बोलते हैं। तो ये हमारी कंट्री में 15.4 रहने वाला है। और अगर बात करें रियल जो कि एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो यहां पर 11% हमारी कंट्री में रहने वाला है। तो ये जो सारी चीजें हमारी कंट्री में अगर बात करें, आज की डेट में ये माना जाता है कि अगर आप लोग देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिला, पर फिर भी हमारी कंट्री जो है वो सस्टेन कर गई कहीं ना कहीं। हमारी कंट्री में जैसे मेजर ले गए उनके द्वारा हमारी कंट्री में प्रॉब्लम जो है वो फिर भी चलते चलते भी हम लोग चीजों को संभाल कर ले गए। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक जो सर्वे है यहां पर बोलता है कि वी सेव इकोनॉमी, वी सेव रिकवरी हमारी कंट्री में आने वाली है। वी सेव का मतलब है पहले हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था थी वो यहां थी, फिर लॉकडाउन लगा, यहां पर पहुंच गई, अब फिर से यहां पर ये वाली रिकवरी हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जो पावर की डिमांड है, जो ई वे बिल है, जीएसटी कलेक्शन है, स्टील का जो कंजप्शन है, ये सारी चीजें काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में बढ़ रही है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है। अब यहां पर जल्दी जल्दी हम लोग चीजों से रिकवर करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म हम लोग को यहां पर गेन देखने को मिलेगा। ये सारी जो राम कहानी है ये चैप्टर 1 के अंदर बताई गई है। इसी के साथ में एक्सटर्नल डेट के बारे में बात की जा रही है। तो एक्सटर्नल जो डेट है यानी कि बाहर से जो उधारी ली जाती है वो हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गया है, ये 21.6% बोला गया है। अगर इसको बात करते हैं मार्च से सितंबर के महीने में कंपेयर करते हैं, तो मार्च में जो था यहां पर ये 20.6% था, अब यहां पर 21.6% हो चुका है, यानी कि 1% से जो हमारी कंट्री में जो उधारी है, जो बाहर से उधारी ली जाती है वो बढ़ चुकी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। चैप्टर जो 2 है इसमें काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बोली जा रही है। यहां पर बात की जा रही है कि डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अगर ग्रोथ बढ़ता है तो क्या डेट सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। अब डेट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है आप लोगों को वो एक बार मैं बता देता हूं, इसको आप लोग समझ पाएंगे। मान लीजिए आप लोगों ने किसी से पैसा उधार लिया, आप लोगों ने पैसा उधार लेकर उसको प्रोडक्टिव वे में यूज किया, उससे कोई मशीन खरीद ली और मशीन खरीदकर काम करना स्टार्ट कर दिया, वहां से पैसा आया और आप लोगों ने इसका पैसा चुका दिया। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग डेट सस्टेनेबल हो गए, यानी कि आप लोगों ने डेट की उधारी को चुका दिया है, आप लोगों ने आगे फर्दर कोई उधारी नहीं ली है, जो भी उधारी ली थी आप लोगों ने चुका दिया है। वो कैसे हुआ? जब आप लोगों ने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया उसमें ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला। अगर इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता तो आप लोग ये उधारी नहीं दे पाते। तो कहने का मतलब यह है कि क्या ग्रोथ डेट सस्टेनेबिलिटी को कर पाता है? तो हाँ, ये ग्रोथ जो अगर अच्छा निकल कर आएगा तो डेट सस्टेनेबिलिटी हम लोग कर पाएंगे, यानी कि उधारी को कंट्रोल कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात की गई है कि हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद में
हमारी कंट्री फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि फ्रांस और यूके को पीछे छोड़कर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें आज के टाइम में जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, तो हम काफी अच्छे से फिर भी अपनी रिकवरी को सस्टेन कर चल रहे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डस इंडिया सोवरन जो क्रेडिट रेटिंग है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग है हमारी कंट्री की, तो उसके बारे में अगर आप लोगों को पता हो, अगर थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में अगर बात करें तो बी, ठीक है। इसी के साथ में जो BAA3, तो जो फिफ्थ लार्जेस्ट जो इकोनॉमी मैंने अभी आप लोगों को बोली थी, तो वो आप लोगों को यहां पर ये ग्रेडेड आप लोगों को यहां पर रेटिंग देखने को मिलेगी हमारी कंट्री की। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे मूडीज हो गई, S&P हो गई, इनके द्वारा ये क्रेडिट रेटिंग तैयार की जाती है। तो आज की डेट में हमारी कंट्री की ये क्रेडिट रेटिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली गई चैप्टर 3 के अंदर, वो मुझे जो लगी वो बोला गया कि इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारी कंट्री के सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर थे इवन एशिया के अंदर भी, तो उनके एक तरीके सेंटिमेंट्स जो थे ना, ए माइंड विदाउट फियर, तो वो वाला फोकस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। जो फिस्कल जो पॉलिसी है हमारी कंट्री की, वो बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रही है। तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर भी बताई गई है। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर यहां पर ये बात कर रहा है इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ के बारे में। तो आप लोगों को पता है सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है कोविड-19 के चलते जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इनइक्वालिटी जो है अगर बात करें, काफी सारे एरिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को, खासकर सोसाइटी में जो गरीब तबका है सोसाइटी का, और ज्यादा आप लोगों को गरीब होता हुआ नजर आएगा। तो इनइक्वालिटी जो पर कैपिटा इनकम है उसके साथ में अगर बात करें, सिमिलर रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जैसे कि एडवांस इकोनॉमी के अंदर अगर आप बात करें, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ग्रेट इंपैक्ट डालती है जो गरीबी को मिटाने में। आप लोगों को पता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो इनइक्वालिटी कम होगी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और इनइक्वालिटी को कंपेयर करने की कोशिश यहां पर की गई है, ताकि इस सिचुएशन को हम लोग सुधार सकें। तो इसके बारे में यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि इनइक्वालिटी, अगर पुअर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी, तो जहां पर गरीबी होगी इनइक्वालिटी और ज्यादा आप लोगों को वहां पर बढ़ती नजर आएगी। तो ये फंडा आप लोगों को इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर यहां पर बात कर रहा है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। हेल्थ केयर किस तरीके से जो सेंटर है उसके ऊपर काम कर रहा है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने थोड़े लंबे समय से चीजें सुनी है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया कि हमारी कंट्री में आज के डेट में जो हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो लगभग 1% खर्चा किया जाता है। हमारी कंट्री में जो हेल्थ के ऊपर खर्चा है वो लगभग 1% है, जिसके चलते मैक्सिमम जो खर्चा है लोग अपनी जेब से करते हैं। तो ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हमारी कंट्री में फिलहाल जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोला गया कि 1% से इसको बढ़ाकर ये 2.5 से लेके 3% ऑफ द जीडीपी लेकर जाने वाले हैं। यानी कि अगर हम लोग जीडीपी का लगभग 2.5 से 3% इसके ऊपर खर्च करेंगे, तो हमारी कंट्री में जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जो कि अपनी जेब से आज के दिन में लगभग 65% खर्च कर रहा है, वो घटकर 35% पे आ जाएगा। यानी कि आज की डेट में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है सोसाइटी का हमारी कंट्री के अंदर में, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। समझिए कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है और वो क्या करता है, वो आज के डेट में सब्जियां बेचता है, पर लेकिन जब कोविड-19 चला, लॉकडाउन लग गया, काफी लार्ज स्केल पर वो काम नहीं कर पाया, या फिर कोई खिलौने बनाने वाला था, खिलौने बेचने वाला था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, तो उसका कंडीशन क्या हो गया अगर वो बीमार हो गया तो इसी के चलते यहां पर सारा पैसा वो जेब से खर्च करता था। अगर अब 65 रुपए खर्च करता था तो अब ओनली 35 रुपए खर्च करेगा। अगर बाकी का खर्चा गवर्नमेंट करेगी, अगर 2.5 से बढ़ाकर या फिर 1 से बढ़ाकर 2.5 या 3% हमारी कंट्री की जीडीपी का इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में जो नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया, एक तो वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा था इसमें, उसी के साथ में आयुष्मान भारत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें 5 लाख रुपए देने की बात की गई पर फैमिली को। तो ये सारी वही बातें यहां पर ये वाला चैप्टर बता रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इसमें बता रहा है टेलीमेडिसिन के बारे में। तो टेलीमेडिसिन को बताया गया, टेलीमेडिसिन क्या होती है, जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो जाती है, यानी कि इंटरनेट और जो हेल्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो इसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का 5वां चैप्टर, जिसका ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया। तो ये 5वें चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो 6वां चैप्टर है यहां पर इसमें बात की जा रही है, ये है प्रोसेस, एक तरीके से जो प्रोसेस रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर अगर प्रॉपर वे में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी, तो कैसे रेगुलेशन जो है उनको हम लोग इजी बना सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आप लोग बोलते हैं ना कि कोई काम करना है तो वहां पर करप्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी वहां पर लेकर आ सकते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से सिचुएशन को आसान बनाना, तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म आप लोग लेकर आ सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यह भी काफी बड़ा हेल्प करता है चीजों को कंट्रोल करने में और नेगेटिव चीजों से बचाने में। तो ये इस चैप्टर के अंदर यहां पर 6ठे चैप्टर के अंदर बात की गई है।
चैप्टर नंबर जो 7 है यहां पर बात कर रहा है रेगुलेटरी जो फोरबियरेंसेस है एंड इमरजेंसी मेडिसिन, यानी कि एक दवाई है ना कि स्टेबल डाइट, आप लोग का ये आहार नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रेगुलेटरी के बारे में, तो एक तरीके से कुछ भी अगर कंडीशन कोई खराब होती है तो टेम्परेरी टाइम के लिए कंडीशन जो है बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोलते नहीं कि लॉकडाउन लग गया, सब कुछ रुक गया, सारी चीजें वहीं पर ठप पड़ गई है, तो एक तरीके से काफी सारी चीजें जो है वहां पर रुक जाती हैं। तो फिर उसको रिकवरी में लाने के लिए आप लोगों को एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। कम से कम गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी, जो बैंक है उनको हेल्प करनी पड़ेगी, और एक तरीके से जो जनता है उसको ट्रस्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक जो क्राइसिस चल रहा है कंट्री के अंदर उसको हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। तो ये एक दवाई की तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये उन पे हेल्प आप लोग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि वो अपने आप निकल कर आ जाएंगे। एसेट्स क्वालिटी रिव्यू जैसी चीजें भी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि जो लोन वगैरह दिया गया है उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बैंक लोन दिए जा रहे हैं उनकी रिकवरी हो नहीं रही है तो बैंक की हालत कैसी रहेगी। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी जो बड़े बड़े बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, टू बिग टू बी फेल वाली कैटेगरी में आते हैं। बाकी दूसरे बैंक जो है वो डूबते जा रहे हैं। अगर वो बैंक भी अगर हिलने लगे कल को तो कंडीशन कैसे सुधरेगी। तो इसलिए जरूरी है कि एनपीए वगैरह जो होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसको हम लोग कम कर सकें। तो उन सब चीजों के भी ऊपर फोकस देकर हम लोग चलते हैं। तो यहां पर उसी के बारे में बेसिकली एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहां पर ये इनोवेशन के बारे में बात करें, इनोवेशन को लेकर चलने की कोशिश यहां पर कर रहा है। तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जैसे इंडिया जो है, ये इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है ये टॉप 50 जो इनोवेट करने वाली कंपनी है तो उनमें हमारा नंबर आ गया पहली बार। यानी कि अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं थोड़ा सा तो इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलने वाला हूं यहां पर। अगर बात करें एक इंडेक्स तैयार किया था जिसको बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये 2007 से तैयार करना स्टार्ट किया था और अभी फिलहाल अगर बात करें हमारी कंट्री टॉप 50 में आ गई है यहां पर पहली बार। यानी कि टॉप जो 50 कंट्री इनोवेशन करने में उसमें आ गई है 2020 में। तो इनोवेशन की कैटेगरी में हम लोग अच्छे लेवल पर बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें हम लोग फर्स्ट रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी सेंट्रल और जो साउथ एशियन कंट्री है उसी के साथ में जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है उसमें। और ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारी कंट्री में लोवेस्ट है। आप लोगों ने देखा होगा अभी साइंस एंड टेक की पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी, उसके ऊपर मैंने आप लोगों से हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो है वो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है हमारी कंट्री में काफी कम खर्च कर रहा है जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारी कंट्री में बात करें जो इंडियन रेजिडेंट का जो शेयर है पेटेंट के फील्ड में वो लगभग 36% है, तो वो बढ़कर लगभग अगर टॉप जो 10 इकोनॉमी है इनोवेशन के फील्ड में वो 62% है, यानी कि लगभग हमारा डबल। तो उसमें हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जो परफॉर्मेंस है इंस्टीट्यूट और जो बिजनेस की उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इनोवेशन के फील्ड में जब हम लोग बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हम लोग बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में जो पॉलिसी प्रस्तुत की जाती है तो उससे रिलेटेड है। तो इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में की गई। अगला चैप्टर है जिसका नाम ऐसा है कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है जय हो, यानी कि आयुष्मान भारत का जो यहां पर जन आरोग्य योजना जो है और उसको हेल्थ केयर आउटकम की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली जो नाम यहां पर दिया गया है जय हो, तो यहां पर ये निकलकर कहां से आ रहा है, ये आ रहा है यहां पर जन आरोग्य योजना जय और हेल्थ केयर जो आउटपुट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारी कंट्री में 2018 में स्टार्ट की गई थी। उसका बेसिक पर्पस यही था कि जो मोस्ट वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको हम लोग हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करा सकें, वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। और कोविड-19 को भी उसमें कंटिन्यू किया गया जिसके चलते सिचुएशन नॉर्मल हो पाई। हमारी कंट्री में आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कशन भी किया था कि अभी रिसेंटली नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया है, अभी वो आधा था, अभी पूरा प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 5वें नंबर का प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले 4थे नंबर का था 2015-16 में प्रस्तुत किया गया था। कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए, तो उसमें क्या क्या बातें बताई गई है वो भी यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर प्रेजेंट की गई है। उसमें यह बोला गया था कि आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है हमारी कंट्री में वो फिलहाल डिक्लाइन हुआ है। पहले जो था यहां पर ये काफी अच्छे लेवल पर था, अब घटकर ये लगभग 20% के करीब पर आ गया, जो कि अगर बात करें वेस्ट बंगाल के लिए, और बाकी 28% है इसके नेबर कंट्री के लिए। इसी के साथ में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल का जो बच्चा होता है उसकी मोर्टेलिटी रेट भी हमारी कंट्री में डिक्रीज हुई है। देखिए इंक्रीज होना या डिक्रीज होना ये इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हमारी कंट्री में जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन या फिर जो पिल्स वगैरह यूज की जाती हैं, इसमें अगर आप लोग बात करिए कई सारी चीजें बोली गई हैं। एक तो यहां पर जो मॉडर्न मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, फीमेल स्टेरिलाइजेशन और जो पिल का जो यूज है ये 36%, 22 और 28% रेस्पेक्टिवली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हमारी कंट्री में जो हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में बात करती हैं।
तो इनमें भी कई सारे इंप्रूवमेंट अभी देखने को मिले हैं। तो सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने यहां पर की है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। कोविड-19 को कैसे लेकर चले हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। लास्ट जो चैप्टर यहां पर बात करते हैं द बेयर नेसेसिटी, या बेयर नेसेसिटी में यहां पर बात की जा रही है कि अगर बात करें हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जिस तरीके से आप लोग बात करेगा वाटर, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन या फिर इन्वायरमेंट या फिर जो दूसरी फैसिलिटी है उनमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, अगर इसको कंपेयर करते हैं 2012 के कंपेयर में, तो हर एक राज्य में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हर एक राज्य की तो मैंने बात कर दी, पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि हाईएस्ट कौन है और इसमें लोवेस्ट कौन है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो बेयर नेसेसिटी में जो इंप्रूवमेंट में जो सबसे हाईएस्ट है वो है केरला पहले नंबर पर, पंजाब दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर और गुजरात है चौथे नंबर पर। तो केरला, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, चार ये राज्य आप लोग याद रखिएगा, ये राज्य है टॉप नंबर पर जहां पर काफी कुछ चेंज हुआ है। लो यानी कि नीचे से टॉप किसके द्वारा किया गया, तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, तो ये जो है यहां पर इनके द्वारा नीचे से टॉप किया गया है। तो ये इस तरीके से इसके बारे में याद रखेगा। तो इस वाले चैप्टर में आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, किस तरीके से हमारी कंट्री में जो कंडीशन है बेयर नेसेसिटी, किस तरीके से चीजें फॉलो की जा रही है उसके बारे में बताता है। अगर आप लोग बात करेंगे तो हर एक राज्य के अंदर भी आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई सारे ऐसे राज्य जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें आप लोगों से, मैं बात करूं यहां पर जैसे कि जल जीवन मिशन की बात करें, ठीक है, इसी प्रधानमंत्री जो आरोग्य योजना के बारे में बात करी, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग देखिए कई सारे राज्य जो हैं, अगर राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट को भी चेक करोगे तो वहां पर भी आप लोगों को अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें यहां पर इस वाले चैप्टर में की गई है। तो टोटल मिलाकर जो पहला वाला एडिशन है आप लोग का, उसके अंदर आप लोग यहां पर 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर ये ओवरव्यू दिया, ठीक है। तो ये था आप लोगों के सामने वॉल्यूम फर्स्ट। अब आइए एक ओवरव्यू में आप लोगों को वॉल्यूम सेकंड के चैप्टर का यहां पर देता हूं, उसमें भी आप लोगों को टोटल मिलाकर 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो वॉल्यूम सेकंड है यहां पर, ये वॉल्यूम सेकंड का भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को फ्रंट देखने को मिलेगा और इसमें भी आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। अब चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो पहला जो चैप्टर है यहां पर, इसमें ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी है 2021 की, एक मैक्रो व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैक्रो व्यू यानी कि बड़ा व्यू, पेंडेमिक का क्या कंडीशन रही, किस तरीके से स्प्रेड हुआ हमारी कंट्री में, कैसे टेस्टिंग हम लोगों ने बढ़ाई, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी जो है पेंडेमिक की वजह से डिसरप्शन में आई, वी सेफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकल कर आ रही है, वी सेफ इकोनॉमिक रिकवरी क्या होने वाली है, वो सारी जो राम कहानी है वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा चैप्टर जो बात करते हैं यहां पर, ये फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो आज के डेट में जो हमारी कंट्री की जो रिकवरी है वो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बात करेंगे, जैसे जीएसटी का कलेक्शन कैसा रहा हमारी कंट्री में, फिस्कल डेवलपमेंट। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएसटी का कलेक्शन जो था लास्ट 3 मंथ में 1 लाख करोड़ हमारी कंट्री में ये कई तरीके से ये क्लियर कर गया। इसी के साथ में रिफॉर्म जो रहा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अकाउंटेबिलिटी लाई गई, वहां पर ट्रांसपेरेंसी लाई गई, तो वो भी आप लोग बोल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए स्टेट को भी सपोर्ट करने के लिए, पेंडेमिक में आप लोगों को पता है सपोर्ट किया गया, स्टेट को उधारी नहीं मिल रही थी, तो वो सारी बातें यहां पर की गई हैं, ठीक है, इसके अंदर में। ओके, बाकी अगर बात करते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर 3 है, ये बात करेगा आप लोगों से एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। तो एक्सटर्नल सेक्टर जो यहां पर कैसा रहा कोविड-19 के चलते, उसके बारे में बता रहे हैं यहां पर ये। तो खासकर इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसी के साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट यहां पर जो गवर्नमेंट है वो कैसे एक्सपोर्ट बूस्ट कर रही है, इंडिया की इंगेजमेंट कैसी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये एक तरीके से जो एक्सटर्नल सेक्टर है, खासकर इसमें एफडीआई भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। हमारी कंट्री में जो फॉरेक्स रिजर्व है, मैंने अभी आप लोगों को बताया 586 बिलियन अभी आप लोगों को देखने को मिला। ये 8 जनवरी 2021 का डेटा है, याद रखना 586 अभी यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया, जो कि हाईएस्ट अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में अगर बात करूं एफडीआई या फिर एफपीआई के बारे में, तो काफी अच्छे लेवल पर आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते भी ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। तो इसके चलते हमारी कंट्री की जो एक अर्थव्यवस्था है फिर भी ट्रस्ट करने लायक है कि लोग आकर यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो बात बोली गई यहां पर, ये मॉनेटरी मैनेजमेंट और फिस्कल जो इंटरमीडिएट है उसके बारे में बात की जा रही है। मॉनेटरी डेवलपमेंट हमारी कंट्री में कैसा देखने को मिला, लिक्विडिटी कंडीशन कैसे देखने को मिली, यानी कि लोगों के हाथ में कितना पैसा था, कैसे उसको मैनेज किया गया, क्या हमारी कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम चलता रहा, डेवलपमेंट कैसा रहा जी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में, बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसा देखने को मिला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि बर्बाद होती नजर आई यहां पर, वो कैसे काम कर रही थी, उसके बारे में आप लोगों ने बात की।
इसी के साथ में जो डेवलपमेंट है कैपिटल मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई किस तरीके से देखने को मिला हमारी कंट्री में। जो इंडियन जो बेंचमार्क इंडाइसेस है, ये इसी के साथ में जो इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में, तो ये सारी चीजें जो है इसका ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर इस वाले चैप्टर में कवर किया जा रहा है। यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को पूरा ओवरव्यू देकर जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है खासकर शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक है उनका डिक्रीज हुआ है फिलहाल की डेट में। अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं मार्च से लेके सितंबर के महीने के अंदर में, यानी कि ये एक अच्छा इंडिकेशन आप लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं जब से आरबीआई के द्वारा एक डंडा किया गया है, यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा टाइट की गया है चीजें, तो ये चीजें यहां पर सुधरती हुई आप लोग को नजर आई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस और इन्फ्लेशन के बारे में। महंगाई जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है वो महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती है। पर लेकिन उसके सारे जो भी रास्ते थे वो कोविड-19 ने वो ढेर कर दिए, यानी कि वो काम इस तरीके से नहीं कर पाई जैसे नॉर्मली काम करती है। तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया यहां पर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 के चलते और लॉकडाउन के चलते। अगर बात करें रूरल और जो अर्बन, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो जो इन्फ्लेशन का हालांकि डिक्लाइन होता हुआ आप लोगों को नजर आया, पर लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देखें जो कमोडिटी की जो रिक्वायरमेंट थी वो आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती नजर आई। और स्टेट वाइज भी अगर आप लोग ट्रेंड देखिएगा तो अलग अलग राज्य में अलग अलग पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। कहीं पर कुछ प्राइस देखने को मिला, सोने का प्राइस देखा आप लोगों ने कितना महंगा हो गया, थाली की कॉस्ट जो है वो बोला जा रहा है इंक्रीज हो गई। थालीनोमिक्स आप लोगों को याद होगा लास्ट वाले जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत की गई थी, तो थाली की कॉस्ट बोला गया कि यहां पर इंक्रीज हो गई है अब की बार। तो ये आप लोगों को देखने को मिली जून से लेकर नवंबर के महीने में। ठीक है, तो ये इसके बीच में इंक्रीज हुई, पर लेकिन फिर दिसंबर में जाकर इसके अंदर जो है वो कमी आई। यानी कि ये जैसे जैसे बढ़ती और घटती चीजें रही तो ये आप लोगों को देखने को मिला। फूड इन्फ्लेशन में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला। पर लेकिन गोल्ड के प्राइस में अगर आप लोग बात करें तो एक हाई लेवल पर गोल्ड का प्राइस आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा बर्बाद होती नजर आई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आप लोगों से पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट चेंज, इन सब मुद्दों के बारे में यहां पर बात की जाती है। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हमारी कंट्री का भी टारगेट है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाए, पर लेकिन कोविड-19 ने कहीं ना कहीं उसमें भी एक विघटन डाल दिया। वॉलंटरी नेशनल जो रिव्यू था, जिसको वीएनआर आप लोग बोल रहे थे, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जो है ये यूनाइटेड नेशन हाई जो लेवल पॉलिटिकल फोरम है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी कंट्री में भी इसको प्रेजेंट किया गया। 8 नेशनल मिशन जो थे, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो थे, वो फोकस किया गया एडेप्शन, मिटिगेशन और कैसे प्रिपेयर है हम लोग इसको रिस्क को टैकल करने के लिए। नेशनली डिटरमाइंड प्रोग्राम के बारे में बात की जाती है। कॉन्फ्रेंस जो 26 है 2021 में, जो कि अभी यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके बेस पर देखने को मिलेगा आगे क्या काम होगा। अभी फिलहाल कोविड-19 के चलते क्या चीजों को फिर से यहां पर सही किया जाएगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड सोलर बैंक और इसी के साथ में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात यहां पर की गई। ये दो इनिशिएटिव यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भी ले गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक ऐसी लोती ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। तो इसके बारे में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर यहां पर कवर की गई इस चैप्टर के अंदर। आगे अगर बात करूं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो यह चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर है इसके साथ में उसका जो ग्रोथ है वो लगभग 3.4% आप लोगों को देखने को मिला। कोविड-19 के चलते चलते भी ये चीजें हमारी कंट्री में एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिली। अगर बात करूं अलाइड सेक्टर के बारे में तो उसमें लगभग 17.8 के करीब आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिला। तो ये बातें यहां पर की जा रही हैं। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में एक अच्छा सेक्टर रहा। अगर डेयरी के बारे में आप लोग बात करें हमारी कंट्री में, तो डेयरी काफी बड़ा एक जो जॉब प्रोवाइड कराने वाला, और हम लोग मिल्क प्रोड्यूसर में बात करें तो इंडिया एक काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत जो शब्द आप लोग यूज करते हैं ना, तो वो आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बोला गया 5.5 करोड़ यानी कि लगभग 5.5 करोड़ लोग यहां पर इसमें कवर किए गए, जिसके चलते यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इसी के साथ में पीएम किसान योजना में आप लोगों को पता है लोगों को पैसा दिया गया था इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, तो उसको भी काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया इस पर्टिकुलर टाइम पर आकर। तो कई सारे ऐसे हैं जैसे कि फिशरी सेक्टर हो गया, उसके ऊपर भी काम किया गया, ताकि कहीं ना कहीं जो किसान है जो ऑल्टरनेटिव उनके पास में जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में हम लोग चल सके। फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है जिसको एफपीआई आप लोग बोलते हैं, यानी कि जैसे आप लोग खेत में से टमाटर निकाल कर लेकर आते हैं, टमाटो सॉस बनाकर मार्केट में उसको भेज देते हैं, तो फूड को प्रोसेसिव फॉर्म में आप लोगों ने कर लिया
लिया। तो उसके बारे में बात की जाए, फूड को जो मैनेजमेंट कैसे किया जाना है तो उसके बारे में बात की गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बात की गई, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ, ये 4 मंथ तक देने की बात की गई, मार्च से लेके अगस्त तक का। ठीक है, तो इसके चलते भी बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की जा रही है। कोविड-19 का क्या इंपैक्ट इस पर्टिकुलर एरिया पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। सबसे पहले तो वी शेप रिकवरी के बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री की जो रिकवरी है वो वी शेप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें 8 कोर इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसमें आप लोगों को पता है कि बोला गया कि 15% इंडियन जीडीपी का अनाउंस किया गया। इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी कंट्री की जो रैंक है वो अभी 2020 में वो 63 देखने को मिली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। 2018 में हमारी 77 रैंक थी। तो ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये आप लोग बताइए। इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर जो 10 इंडिकेटर है उनमें से 7 में हमारी पोजीशन इंप्रूव हुई यहाँ पर। तो सॉरी, इस तरीके से आप लोग देखिए हम लोग काफी अच्छे से जंप किए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी। और इसी के साथ में जो एफडीआई है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में फिलहाल जो 2020 का जो ईयर रहा एफडीआई 2029 के कंपेयर में एक अच्छी एफडीआई आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट हमारी कंट्री में अगर बात करें गवर्नमेंट के बारे में तो गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम भी चलाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि गवर्नमेंट भी काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम करती है, आप लोग को नजर आती है इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पर ये सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें। सर्विस सेक्टर जो है यहाँ पर जैसे कि टीचर हो गया, मैंने अभी बताया आप लोगों को, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, तो इस तरीके से जो भी आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्विस सेक्टर अभी काफी नेगेटिव वे में चला था, लगभग 16% कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसके बारे में बताया कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि सारी चीजें रुकी पड़ी थी यहाँ पर। रेलवे की सर्विस ले लो, बस की सर्विस ले लो, हवाई जहाज की सर्विस ले लो, होटल की सर्विस ले लो, सब बंद पड़ी हुई थी। तो इसके चलते काफी ज्यादा उसके अंदर जो गिरावट आई। अब ये भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो देखते हैं कितने अच्छे से चीजें जो है वो यहाँ पर रिकवर कर पाते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर के अंदर अगर हम लोग काउंट करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है आप लोगों के सामने यहाँ पर लास्ट चैप्टर है यहाँ पर, इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट आप लोग बोलते हैं। नॉर्मली अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं तो इसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैंने जो यहाँ पर आप लोगों से बात की है यहाँ पर बेसिकली ये बात की है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया या फिर स्कूल वगैरह बनाए जाते हैं, ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ये सेक्टर होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेंट्रल स्टेट काफी अच्छे लेवल पर अगर खर्चा करे तो यहाँ पर चीजें सही लेवल पर चलती हैं। इंडिया की जो रैंक है, हमारी कंट्री की जो रैंक है, अगर इसमें बात करें 100, देखिए बेसिकली किसके बारे में बात करूं, मैं बात करूं एचडीआई के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो 189 कंट्री में से हमारी जो रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है 131। ये यहां से आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं। यानी कि हमारी कंट्री में अगर बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में वो इंप्रूव हुई है, पर लेकिन अप टू द मार्क इंप्रूव नहीं हुई है। रोजगार योजना हमारी कंट्री में काफी लंबे समय से चलाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत जो रोजगार योजना के बारे में बात करें आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारी ऐसी स्कीम और भी चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना हमारी कंट्री में चलाई जा रही है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो गैस के सिलेंडर हमारी कंट्री में किए गए। वेज अंदर जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको भी यहां पर बढ़ाया गया, 182 से बढ़ाकर 202 रुपए यहां पर कर दिया गया, तो 20 रुपए का इंप्रूवमेंट उसमें भी देखने को मिला। तो कई सारे ऐसी स्कीम के बारे में बताया गया इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ताकि हमारी कंट्री में जो ऑनलाइन लर्निंग और रिमोट वर्किंग के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से काम किया गया, इनके सोशल एरिया में कैसे हम लोगों ने काम किया। और सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में वर्ल्ड में लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव चलाएगी। आप लोगों को याद होगा 16 जनवरी को लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव हमारी कंट्री में चलाई गई, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। तो ये सेल्फ रिलायंट इसलिए बोला गया क्योंकि हमारी कंट्री में खुद ने वो दवाई बनाई है और खुद ने हम लोगों ने उसको यूज किया है। तो ये बातें सारी इस वाले चैप्टर में बोली गई है। तो ये था जो दोनों लेक्चर जो बेसिकली दोनों बेसिकली आप लोगों के सामने जो ये इसके वॉल्यूम थे, इनका ये एक ओवरव्यू था आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताया, पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी इसको प्रोवाइड करा दिया है। अगर इसको देखना भी चाहते हैं तो आप लोग यहां पर देखते हैं टेलीग्राम पर, ये है इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम सेकंड, ये है वॉल्यूम फर्स्ट, ये यहां पर फर्स्ट सेकंड हिंदी में है। तो सारी आप लोगों को इकट्ठी यहां पर मिल जाएगी, सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। तैयारी कैसे करनी है सारी वीडियो आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा रखी है। कैसे आईएएस की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, ऐसे कैसे लिखना है, ये सारी चीजें भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इनको भी आप लोग देखते हैं, यहां पर पिन कर रखी है सारी वीडियो। 1,26,000 के करीब मेंबर जुड़ चुके हैं, आप भी पार्ट बन सकते हैं, कुछ ना कुछ फायदा जरूर देखने को मिलेगा। सारी पीडीएफ इकट्ठी यहां पर मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, वीडियो नीचे लिंक मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए